7 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, आपके इंडिया के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिए गए हैं, एन.वी. रमन्ना। ठीक है, आपके 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी सारे जजेस को भी एक्चुअली अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से अपॉइंट कर सकता है। होता क्या है, चीफ जस्टिस के केस में हमेशा, पहले क्या हुआ था, ये ना इंदिरा गांधी के टाइम पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, तब प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट कर सकता था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, ठीक है, तो यूजुअली उससे पहले क्या किया जाता, सीनियर मोस्ट को ही बनाया जाता था, पर कोई फिक्स प्रोसीजर कहीं लिखा नहीं हुआ था, मतलब कोई प्रोसीजर बनाया नहीं था, एक कल्चर के तौर पे फॉलो करते आ रहे। तो इंदिरा गांधी, जो अगला जज था ना, उसके और इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसे स्किप करवा के उससे अगले, उससे जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। क्या चीज? हाँ जी, हंसराज, उन्हें स्किप किया गया था, उन्हें स्किप किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ क्या, आपके ये जो, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपके ये जो जजेस के केस हैं, इसके कारण इसके बाद बहुत ज्यादा इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई कि ऐसे तो चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट है उसे क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। तो आपके इसी के चलते हुए एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने का, मतलब कोर्ट में ही, कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोर्ट ने अपना एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया। कोर्ट ने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया कि आज से जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो होता क्या है, जो भी इंडिया का सीनियर मोस्ट जज होता है, चीफ जज मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है अपना, ठीक है। अब ये सीनियोरिटी डिसाइड कैसे की जाती है, ये एज के बेसिस पर डिसाइड नहीं होती, ये डिसाइड होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें कितने साल जज का एक्सपीरियंस है। मतलब होने को कोई जज यंग भी हो सकता है, पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल रहा है तो बाकी सारे जजेस से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो सीनियोरिटी उसके बेस पर डिसाइड होती है कि किसने सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा साल बिताए एज अ जज, एडवोकेट नहीं, एज अ जज, ठीक है। तो जज के तौर पे कितने साल बिताए। उसके बाद ये भी हो सकता है कि दो पर्सन ने सेम डे ओथ ली हो, उनका तो सीनियोरिटी लेवल सेम हो जाएगा। उसमें ये फर्क पड़ता है कि पहले ओथ किसने ली, एक साथ ओथ कभी नहीं होती, एक एक करके ओथ होती है। जिसने पहले ओथ ली होगी उसका टर्म पहले शुरू हो गया ना, कुछ मिनट ही होगा, और वो कुछ मिनट से बड़ा है, तो इस बेसिस पे होता है। सबसे सुपीरियर, हाईएस्ट, हाँ, ओथ वाइज, बिल्कुल, ठीक है। अगर कोलाइड कर रहा है, वैसे तो करता नहीं है, पर अगर कोलाइड कर रहा है तब ओथ वाइज डिसाइड किया। क्लियर है? तो जो एग्जिटिंग रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो अगले का नाम रेकमेंड करके रिटायर होता है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, इनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग है। इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो होता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनिशिएट करना होता है, प्रपोजल बना के फॉरवर्ड करना होता है आपकी लॉ मिनिस्ट्री को, जो फाइनली आपके रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लेटर नहीं कभी भेजी जाती, किसी न किसी मिनिस्ट्री को भेजी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है कि यानी कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम प्रपोज करेगा, रिकमेंड करेगा यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को, उसके बाद वो कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर सकती है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दोबारा कंसिडर करने को बोल सकती है। पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फाइनल कर दिया, अगर सेकंड लेट्स वो तुमने कहा कि ये नाम दोबारा सोच लो, पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा नहीं इसे ही अपॉइंट करना है, तो उसे अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ये एक तरह से आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करती है। पर अब ये जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी यही लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रपोज करता है कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे। पर इस प्रोसेस को आपके 3 जजेस केस हो चुके हैं अब तक आपके सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस।
ये धीरे धीरे आपका ना एक प्रोसेस बना जिसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। अब होता क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्ड लिखा है, ये लॉन्ग टर्म में इसकी डेफिनेशन ब्रॉड कर दी गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होगा। चीफ जस्टिस क्या करेगा, चीफ जस्टिस अपने साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कंसल्ट करेगा। ठीक है, तो कोलिजियन सिस्टम में क्या होगा, सीजीआई प्लस 4 अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बनेगा कोलिजियम। इनमें से कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए किसी को अपॉइंट करने के लिए, सीजीआई प्लस 3 का। देखो सीजीआई हमेशा अलग से लिखा जाता है, हमने ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख लिया। होता क्या है कि लेट्स सपोज ये 4 के 4 जजेस किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं, सीजीआई मना कर दे, वो नहीं होगा अपॉइंट। पर अगर सीजीआई किसी को करना चाहता है पर यहाँ पे 3 नहीं सपोर्ट कर रहे, वो तब भी नहीं। तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए सीजीआई प्लस 3 का। इनमें इनकी मेजोरिटी हो, इनकी मेजोरिटी 3 की बनेगी और प्लस इसका हाँ, तब जाके वो जज रेकमेंड किया जाता है आपके लॉ मिनिस्ट्री को, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करता है। तो यही सारे पॉइंट्स इसके अंदर, मतलब ये पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है वही चीज। ठीक है, कि कितने का अप्रूवल चाहिए, कैसे चाहिए, वही सब कुछ इसके अंदर। नेक्स्ट इज रशिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सोल्यूशन। बेसिकली आपके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्जरी लावरोव, वो इस टाइम इंडिया को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही यूनिक टाइम है इनकी विजिट का, क्योंकि एक साइड पे हमारी इस टाइम डिफेंस की क्या चल रही है, इंडिया की एक साइड पे इस टाइम ड्रिल चल रही है, नेवल ड्रिल चल रही है, क्वाड प्लस फ्रांस। तो एक साइड हम यूएसए के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड जो ग्रुपिंग है इस टाइम हमारी जो मिलिट्री ड्रिल चल रही है, क्वाड क्वाड है 4 देशों की पार्टनरशिप, मतलब अभी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, पर ये 4 देशों में अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है। ये 4 देश कौन से हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन चारों को चाइना एज अ थ्रेट दिखता है, तो ये आपस में अलाइन करते जा रहे हैं अपने आप को, और मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब कुछ करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्वाड अपने आप में एक इनफॉर्मल, ये वर्ड अगर कभी आता है किसी स्टेटमेंट में, अगर ये स्टेटमेंट बनती है क्वाड इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो गलत होगी। अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक इनफॉर्मल तौर पर एग्जिस्ट कर रही है। इस टाइम क्वाड प्लस इसमें फ्रांस भी इस टाइम हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज इस टाइम परफॉर्म हो रही है। तो ये सारे के सारे सेम, एक साइड पे नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को विजिट कर रहे हैं। हाँ जी, वेस्टर्न कंट्रीज की रशिया के साथ नहीं बनती, किसी की भी नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे अब रशिया में क्या हो रहा है, अफगान पीस प्रोसेस की बात हो रही है। आपकी ना दुनिया की, अफगानिस्तान के अलावा यूएसए, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान, ये सारी कंट्रीज मिलके कोशिश कर रही हैं आपके अफगानिस्तान के अंदर जो इतनी लंबी बैटल चल रही है वो फाइनली एंड हो, खत्म हो जाए। बैटल खत्म कैसे होगी, बेसिकली तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में ना बातचीत करवाई जा रही है। बातचीत करवा के क्या बोला जा रहा है, तालिबान को बोला जा रहा है कि जो ये तुम्हारी लड़ाई है, ये लड़ाई के सारे तौर तरीके छोड़ दो, तुम करो क्या, तुम एज अ पॉलिटिकल पार्टी बन जाओ और इलेक्शन लड़ लो। और तुम इलेक्शन जीते, सरकार तुम्हारी है, फिर जो कानून बनाने बनाओ। ठीक है, पर अगर तुम हारते हो तो उसका ये मतलब कि फिर बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर। ठीक है, तो फेयर इलेक्शंस के थ्रू अफगानिस्तान में एक स्टेबल सरकार बनाने की कोशिश। तो ये अफगान पीस प्रोसेस, इसके अंदर अभी बहुत सालों से नेगोशिएशन चल रही हैं। लास्ट जो चीज जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी आपके 2020 में, आपका एग्रीमेंट हुआ यूएसए और तालिबान के बीच में, जिसमें यूएसए ने बोला कि वो 14 महीने के अंदर अंदर सारा अफगानिस्तान के अंदर से अपने सारे ट्रूप्स निकाल देगा।
ठीक है, यानी कि आपका यूएसए छोड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान को, क्योंकि यूएसए लिटरली हार चुका है, उनसे ये बैटल उनके बस से बाहर है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए हैं, पर अफगानिस्तान कहीं उनके कंट्रोल में नहीं दिख रहा। तो लिटरली हार के वापस सब जाने की, मुंह छुपाने की तैयारी है। तो इसीलिए वो बार बार इस चीज को बहुत पुश दे रहे हैं कि पीस प्रोसेस कर लो कर लो कर लो, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द चले जाए। तो थोड़ा डिले अमेरिका ने अब इस साल डाला है ट्रूप्स विड्रॉ करने पे, पर इस साल के एंड तक ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने का सोचा जा रहा है, पर अभी सिर्फ सोच है। अगली चीज आपके गोवा असेंबली के उसमें से कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की बात की गई है। कुछ ऐसे लोगों की, मतलब कांग्रेस के एमएलए से बेसिकली कांग्रेस की पार्टी छोड़ी और जाके बीजेपी के साथ जाके मिल गए। ये जो चीज होती है ना, ऐसे पार्टीज बदलना, ये अलाउड नहीं है। पहले था जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तब तुम जितना मर्जी जो मर्जी पार्टी बदलो, पर इंडिया में एक कल्चर शुरू हो गया था 80s में, राम आया राम गया, ठीक है। तो हर हफ्ते ही पार्टी बदल देते थे, जिसने पैसा फेंका उसकी तरफ हो जाते थे। ये एक स्पेसिफिक, ये जो कोटेशन भी है ना, राम आया राम गया, एक हरियाणा के एमएलए से बनी हुई है, राम करके समथिंग उसका नाम। तो वो क्या है, वो एक साल के अंदर मेरे ख्याल से 13 बारी शफल कर गया था अपने आप को, ठीक है। तो वो पार्टी बदली जा रहा था, तो उसी से कोटेशन ही फेमस होगी, राम आया राम गया, ठीक है। तो इसके चलते हुए आपके एक इंडिया में कानून बनाया गया 1985 में, जिसके लिए एक शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया, 10th शेड्यूल। 1985 अमेंडमेंट कौन सी, 52nd अमेंडमेंट 1985। इससे 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, उसकी सीट जो है वो कैंसिल की जा सकती है, यानी कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो होगा डिस्क्वालीफाई। अगर ये स्टेटमेंट आती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है वो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोसेस है ना, उसमें कुछ भी अपने आप कुछ नहीं होता। हर चीज मतलब किसी चीज को करने का ना ग्राउंड बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सपोज कोई पार्टी चेंज कर गया, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब यहाँ पे कांग्रेस की मर्जी है, कांग्रेस क्या करेगी। अब होता क्या है, जो आपका स्पीकर होता है, कांग्रेस आपके स्पीकर को लेटर देगी कि हमारी पार्टी छोड़ के ये उधर गए, तो हम इन्हें निकालना चाहते हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई करो, क्योंकि इन्होंने हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, जीते रहे, अब ये पार्टी छोड़ के चले गए। जिस पार्टी से तुम जीते होते हो उस पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो अगर उसके बाद क्या होता है, आपका स्पीकर इंक्वायरी करता है, उसके बाद स्पीकर की मर्जी है वो निकालना चाहे या ना निकालना। उसके बाद भी स्पीकर की मर्जी, पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, सपोज कांग्रेस के एमएलए छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी ने सरकार बना ली, बीजेपी ने सरकार बनाई, स्पीकर भी तो बीजेपी का होगा, जिसकी मेजोरिटी है असेंबली में उसी का स्पीकर बन जाता है। वो स्पीकर क्यों डिस्क्वालीफाई करेगा उन लोगों को, बताता हूँ मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अब होता क्या है, जब आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया ना, इसमें एक चीज रखी गई कि जो स्पीकर का डिसीजन है ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, यानी कि जुडिशरी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती। पर जुडिशरी ने बाद में इस चीज को हटा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज तो भूल ही जाओ। पर इसमें भी एक चीज की लिमिटेशन है कि जुडिशरी तभी इंटरफेयर कर सकती है जब आपका स्पीकर इंक्वायरी करके फैसला दे दे, और उसके फैसला देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई इसके अंदर। तो जैसे आज आपके कांग्रेस ने 10 एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट की है, मैं अगले 5 साल सुनू ही ना, जब तक मेरा फैसला नहीं आएगा तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, और वो 5-10 लोगों के सहारे मेरी सरकार चल रही है। तो ये इसमें लूप होल्स है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। क्लियर है, ये कानून पार्लियामेंट में भी अप्लाई होता है, एसएलए पे भी अप्लाई होता है, ठीक है।
कोई भी अपनी पार्टी वॉलंटरली छोड़ेगा, वॉलंटरी का मतलब है लेट्स सपोज तुम्हें पार्टी से निकाला गया तब नहीं तुम्हारी सीट डिस्क्वालीफाई होती है, अगर तुमने छोड़ा है तो तुम्हारी सीट जाएगी, ठीक है। वॉलंटरली का मतलब अब होता क्या था, फिर आपके लीडर्स क्या करने लगे, जैसे पार्टी से निकाल, अब पार्टी से तुम्हें निकालने जाना है, निकालने कैसे जाओगे, पार्टी को तंग करने बैठ जाओ, जाके मीडिया में बोलने लग जाओ ये पार्टी तो करप्ट है, ये है वो है, पार्टी नहीं छोड़ रहे, पार्टी को मजबूर करने लग जाते थे कि मुझे निकाल दो, मैं अलग हो जाऊंगा, जहां मर्जी जाऊंगा। तो आपकी ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने वाइड कर दी। वॉलेंट्री का मतलब ये नहीं है कि तुमने रेजिग्नेशन दी है, वॉलेंट्री का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारी हरकतें कैसी है, अगर तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ही अगेंस्ट हो गए हो, वो भी ग्राउंड बनेगा कि तुम एंटी डिफेक्शन के अंदर आओ, चाहे तुमने पार्टी नहीं भी छोड़ी, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी छोड़ दी ना, वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी। हाँ जी, वो भी डिस्क्वालीफाइड। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर तुम आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और उससे जीते हो, तुम किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते, तुम्हें इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। तुम सपोर्ट दे सकते हो उस पार्टी को, ठीक है, कि मैं इससे सपोर्ट दूंगा, मैं तुम्हें हैंड रेजिंग करना है, ठीक है, पर उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? सिर्फ एक ही इसमें एग्जेम्पशन है कि अगर तुमने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, वो है कि अगर एटलीस्ट 2/3 ऑफ लेजिस्लेटर, अगर किसी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेचर्स यानी कि 66% लेजिस्लेचर छोड़ के दूसरी साइड चले, तो बहुत बड़ा नंबर, फिर तो एक तरह से पूरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी साइड चली गई है, वो अलाउड है, तो बाकी चीजों पे नहीं अलाउड। क्लियर है? तो यही सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं और यही आपके आज के करंट अफेयर। किसी करंट अफेयर में कोई भी डाउट नहीं? ये थे आपके आज के करंट